अपनी कुछ बातें हम लोगों के सामने रखते हैं। प्राचार्य सर। धन्यवाद अरविंद जी। आज हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर आज की तिथि को लेकर के कई कार्यक्रम अंकित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम भी लिखा हुआ है और उसका सजीव प्रसारण भी लिखा हुआ है। वास्तव में इसलिए कि जो उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसके बारे में यह था कि यदि न कहीं मनाया जा रहा हो तो उसका सजीव प्रसारण ही किया जाए कम से कम। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि कार्यक्रम मना रहे हैं, इसलिए सजीव प्रसारण की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए आप लोग कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं कि कम से कम आप इस तिथि को मना रहे हैं। दूसरा, कोविड वैक्स टीकाकरण कार्यक्रम है, जो आप देख रहे हैं कि बाहर खुले में चल रहा है। यह भी आज और कल 2 दिन अनिवार्य रूप से चलना है। तीसरा, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आज ही की तिथि को है, तो हमको आपको उस पर भी आपस में बातचीत करना है। और जनगण मन राष्ट्रगान स्थापना दिवस भी आज ही की तिथि को मनाया जाता है। तो इतने सारे कार्यक्रमों पर हम लोगों को आज विचार विमर्श, आपस में बातचीत, एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले अभी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आपने पिछले वक्ताओं को सुना, लोगों ने बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातें की। वास्तव में स्थापना दिवस मनाने से या कोई भी दिवस केवल मात्र मनाने से क्या कोई लाभ हानि है? निश्चित रूप से वह स्थापना दिवस सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि कुछ अगर आपके दिमाग में भूला बिसरा हो तो उसका रिन्यूअल हो जाए, और अगर आप कुछ न कर रहे हों या कम कर रहे हों तो उसको आवश्यकता भर का करना प्रारंभ कर दें। जब हम उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि उत्तर प्रदेश, जिसको आप उत्तम प्रदेश कहते हैं, कि उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश है। कुछ हम ऐसा करें कि हमारे कहने का सही मायने में अर्थ भी हो जाए, कि वह सही में उत्तम प्रदेश हो जाए। और वो कैसे होगा? निश्चित रूप से हम अगर सारी व्याख्या को समराइज करें तो 3 ही बातें निकल कर आती हैं: हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। इसके अलावा चौथा कुछ बचता नहीं है जिस पर हमको आपको विचार करने की ज़रूरत है। और अगर हम सबसे पहले कहें इनकम, सुनने में थोड़ा खराब लगता है। अगर आप पहले पैसे की बात कर दें, लोग सोचते हैं कि पैसे की ही बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते इस बात में पूरा विश्वास करता हूँ कि पैसा अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ तो अवश्य है। और इवन हमारे 4 पुरुषार्थों में भी आप देखें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में ऐसा नहीं है कि अर्थ चौथे पर है, यकीनन पहले पर नहीं है, लेकिन तीसरे पर भी नहीं है, दूसरे पर ही है। और पहले पर केवल इसलिए नहीं लिखा गया रहा होगा कि मारकाट मच जाएगी अगर लिख दिया जाएगा, नहीं तो ये पहले पर ही रहता है, तो पहले पर ही वास्तव में ही। लेकिन शास्त्रों में भी दूसरे पर तो स्थान पाता ही है। इसलिए ये कहना बहुत कठिन है कि अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हम इनकम से शुरू करते हैं। जब हम स्वास्थ्य और शिक्षा और इनकम तीनों की बात करते हैं
तो इनकम से शुरू करते हैं। और जब इनकम से शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकम के स्रोत की बात करते हैं। और स्रोत की बात करते हैं तो दो ही स्रोत होता है, या तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या तो एम्प्लॉयमेंट हो। अब ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इसको स्थानीय स्तर पर इस प्रकार मनाइए कि जो स्थानीय स्तर पर स्रोत हैं, जो स्थानीय स्तर पर सुविधाएं हैं, जो स्थानीय स्तर पर स्किल विद्यमान है, जो हुनर है, जो हमारी परंपरा है, जो जीने का आधार है, जो टेक्नोलॉजी है, वह यदि विलुप्त प्राय हो रही है तो उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको अधिक ट्रेन किया जाए, उसको अधिक प्रचार प्रसार प्रदान किया जाए, उसको अधिक उपयोगी बनाया जाए और लोकल लेवल पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए इस क्षेत्र में हम आप क्या कर सकते हैं? आपके सिंगरा मऊ के आसपास के गांव में ऐसा कौन सा हुनर है जो सदियों से चला आ रहा है और दुनिया उससे अनजान है? तो हम कैसे लोकल को ग्लोबल कर सकते हैं, कैसे हम इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डेवलप करने, जिनमें आपके योगदान करने, जिनको विकसित करने में आपके सहयोग करने के उद्देश्य से स्थापना दिवस को गांव-गांव में मनाने की बात कही गई। और ये सही है कि स्थापना दिवस मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लाभ यह है कि इससे जागरूकता आएगी। इससे अगर एक आदमी भी बात समझ जाता है तब भी बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इनकम बहुत ज़रूरी है और इनकम के स्रोत बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ा स्रोत अब आत्मनिर्भरता इसलिए है क्योंकि दूसरे से अब नौकरी मांगना थोड़ा कठिन हो गया है, चाहे वो सरकार हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही। तो कहते हैं, सरकार भी कहती है कि रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनिए। कुछ ऐसा करिए कि एक दो लोगों को और रोज़गार पर लगाइए, बजाय इसके कि आप खुद मारे फिरिए कहीं हमको रोज़गार मिल जाता तो ठीक था। तो इन तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाने का प्रोविज़न है। आपने देखा कि अभी बहुत जल्दी ही शुरू किया गया, यद्यपि हमारा अस्तित्व 1950 में आ गया, लेकिन इस दिवस के रूप में इसको मनाना हमने बहुत जल्दी ही शुरू किया। तो ये अगर हम लोग इस तरह का प्रयास करके और कुछ इसमें कर पाए तो हमको लगता है कि स्थापना दिवस मनाने की सार्थकता होगी। और यही वास्तव में इस दिवस के प्रति, इस प्रदेश के प्रति और यहाँ हम रह रहे हैं उसके प्रति जो हमारे ऊपर कर्ज है उसे हम उतार सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बालिका दिवस का भी आज यही कार्यक्रम है। इस पर अभी जो विद्वान वक्ता लोग हैं अपनी बात कहेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस वास्तव में हमारे देश में अगर हम बहुत पहले से देखें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का बहुत महत्व है। और धीरे धीरे अब हम यह कह सकते हैं कि ये एक ज़माना रहा होगा जब हम जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ा करते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज बालिकाओं की स्थिति और बालकों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं रह गया है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं हम दावा कर सकते कि कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अब जो बालिका दिवस मनाने की बात है वह वास्तव में उनको अब अधिकार की बात नहीं है, अब उनको वोट देने की बात नहीं है, वास्तव में अब साथ चलने की बात है, अब बराबरी की स्वीकार्यता की बात है। और अब डिसीजन मेकिंग में उनके पार्टिसिपेशन का नहीं, उनके लीडर बनने की बात है। और यह ख़त्म करने की बात है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब दोनों बराबर हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और हम लोगों ने इस तरह के बालिका दिवस को मनाने का प्रारंभ जब इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद लिया 24 जनवरी को, और उसी समय अब तब से हम इसको 24 जनवरी से मनाना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बालिका दिवस अब बराबरी की बात है
और हम उन्हें सम्मान दें। मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब महिलाओं की बात होती है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो आप महिमा मंडन करते हैं अक्सर हमारे समाज में खास करके, कि यहाँ आप देवी हैं, भगवती हैं, काली हैं, दुर्गा हैं, क्या 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 पूजा तो करते हैं, लेकिन आप उनके साथ कोई दुष्कृत्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं। तो आप ये महिमा मंडन छोड़ दीजिए। उन्हें देवी भगवती काली दुर्गा कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ जो हैं वही मानिए प्रेम से। बेटी है तो प्रेम से बेटी मानिए, माँ है तो प्रेम से माँ मानिए, बहन है तो प्रेम से बहन मानिए, और महिला है आपकी कुछ नहीं लगती है तो उसे आप स्त्री ईमानदारी से मानिए। सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और आप उनके प्रति बराबरी का, सम्मान का भाव रखिए। आप उन्हें वह आप दर्जा दीजिए, यह ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आपसे बताएं, अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं तो हम बहुत आसानी से अरे ये तो पश्चिमी सभ्यता है, अरे ये तो वहाँ बहुत ख़राब है, अरे वो तो वहाँ बहुत गड़बड़ है, हमारे यहाँ का तो बहुत अच्छा है। आपसे बताएं, जितना मैं पढ़ने लिखने में पाता हूँ, मुझे व्यवहार में उससे बिल्कुल इतर दिखता है। मैं 1 महीने विदेश में था, आपसे बताएं, यूरोप में। मैं लूव्र म्यूज़ियम गया, इतिहास वाले जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। और कम से कम मुझे लगता है कि 4-5 हज़ार आदमी लाइन में लगे थे, कम से कम 4-5 हज़ार आदमी। और कोई भी आदमी और महिला, लड़की, कोई भी किसी से भी 2 फीट से कम पास नहीं था। सब उतने दूर थे। किसी लड़के लड़की की आपस में दोस्ती हो, वो भले आपस में कहीं बात कर रहा हो, लेकिन अपरिचित कोई लड़की अगर सामने खड़ी है तो उससे आने वाला लड़का 2 फीट दूर ही खड़ा होता है, वह उसके पास कतई नहीं जाता है। उनके रहने का क्या तरीका है, उनके आपस का जो संस्कार है, वह उनके यहाँ कानूनन वैध है। उसे आप उचित अनुचित की तराजू पर तौल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे आपके यहाँ जो चीज़ें कानूनन अवैध हैं उसको भी हम धुआंधार करते हैं, जो उचित अनुचित है उसमें भी धुआंधार करते हैं, और आरोप ये जरूर लगा देते हैं कि ये सब तो पश्चिमी सभ्यता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। करने वाले तो हम ही आप हैं ना, जगह तो हिंदुस्तान ही ने जहाँ आप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बालिका दिवस में अब हमें उनके लड़के लड़की में कम महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनके अधिकार, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब बातें अब ख़त्म हो गई हैं। लड़कियों को खूब अच्छा से पढ़ा रहे हैं, खूब बढ़िया उनको भी अवसर मिल रहा है। सिर्फ उनको अब समाज में सम्मान, बराबरी, निर्भय होकर चलना, डिसीजन मेकिंग, अब एक तरह से एडवांस स्टेज की जो आवश्यकताएं हैं वह उनको हमें उपलब्ध कराने की बात नहीं है। आप होते कौन है उपलब्ध कराने वाले? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उपलब्ध कराएंगे? ये सब फालतू की बात है। आप उनको उनके हिसाब से नहीं जीने दे रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। आप उनको थोड़े अधिकार देंगे, अच्छा अब कल से तुम मेरे बगल में बैठो, अरे होते कौन हो तुम कहने वाले? ये बात ही गलत है कि उनको अधिकार दिया जाए। पुरुष क्यों देगा भाई? पुरुष के पास ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है कि वो जो देगा महिला वही पाएगी? महिला पुरुष दोनों का बराबर का और ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, उसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो हमको आप सबको ये स्वीकार करना चाहिए, और यही इस बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य भी है कि आप उनको उसी तरह से ज़िंदगी जिए जैसे आप जीते हैं। घर में भी उतनी ही फ्रीडम उनको रहे। यह भाव खत्म होना चाहिए कि घर में पहुंच करके पानी आप लड़की से ही मांगते हैं, आप वही पानी लड़के से भी मांगिए। चाय बनाने का आदेश केवल लड़की को ही देते हैं, लड़के को दीजिए। उससे कहिए को बाजार से सामान ले आए, लड़का चाय बनाए। जिस दिन यह परिवर्तन हो जाएगा उस दिन समस्या खत्म होगी। लड़की रात को 9 बजे आती है तो उससे भी मत पूछिएगा, लड़के से आप नहीं पूछते हैं तो, या दोनों से पूछिए कि 9 बजे रात क्यों आते हैं, या दोनों न जाएं या दोनों जाएं। समाज का भी माहौल ऐसा रहे कि दोनों जा सकें, और घर का भी माहौल ऐसा रहे कि दोनों जा सकें और दोनों आ सकें। तो यह है बराबरी का मतलब है। तो बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस दिन हम पा लेंगे उस दिन हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जनगण मन भी हम आज मनाएंगे, तो इसके बारे में वक्ता आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो सामान्य बात है, वास्तव में राष्ट्रगान के रूप में हमने इसको कब स्वीकार किया, कब ये पहली बार गाया गया, तो आप सब जानते हैं कितने समय में इसे गाना है। तो ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया। 50 में 24 जनवरी को ही इसको स्वीकार किया गया राष्ट्रगान के रूप में।
और 52 सेकेंड में हम इसको गाते हैं। निश्चित रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा हुआ है। तो ये सब सामान्य सी बातें हैं जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा अपने विद्वान वक्ताओं के माध्यम से करेंगे। और बाकी जो कार्यक्रम हैं, मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस और ध्वनि प्रदूषण, वास्तव में ध्वनि प्रदूषण जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण में जन जागरूकता पैदा की जाए। विद्यालयों में कार्यक्रम करा करके छात्रों को, सबको ये बताया जाए कि वह ध्वनि प्रदूषण के को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। आपसे बताएं, ट्रेन में जब आप चलें विदेश में, तो मैं फ्रांस से जा रहा था पेरिस, तो रास्ते में जिस ट्रेन से गया तो वहाँ डब्बों में जगह जगह साइलेंस जोन लिखा हुआ है। मतलब बहुत तरह के डिब्बे लगे हैं ट्रेन में। कुछ डिब्बे ऐसे हैं जहां आप कितना तेज बोल सकते हैं ये लिखा हुआ है। कुछ डिब्बों में आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, कुछ डिब्बों में आप बात नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे डिब्बे हैं जहां आप बोल ही नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, साइलेंस जोन है। तो अच्छा, हमको लगता है कि इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि हम लोग अब टीवी अगर बहुत धीरे चले तो हमको सुनाई नहीं पड़ती। हम टीवी का वॉल्यूम खूब काफ़ी तेज़ करते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ आप समझ में आ गया। वास्तव में आपका कान खराब हो गया है। हम इतना तेज सुनते सुनते इतने आदी हो गए हैं कि अब हमारा जो कान है वो 0 डेसिबल साउंड को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसे अब 40-50 के ऊपर ही सुनाई पड़ता है, उसके पहले सुनाई नहीं पड़ता। मेरा बेटा खुद हमको फ़ोन करता है तो उसकी बात मुझे नहीं सुनाई पड़ती। मैं बार बार कहता थोड़ा तेज़ बोलो, तो कहता मैं बहुत तेज़ यहाँ बोल रहा हूँ, इससे तेज़ मैं यहाँ बोल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का कान जो है वो गड़बड़ हो चुका है इस शोर में रहते रहते। शोर कभी डीजे का, अरे शोर का तो आपसे बताएं, एक मैं शादी में गया था और बारात में सब साथ चलते हैं ना। शादी में मैं बहुत मुश्किल से ही कभी जाता हूँ, गलती से एक बार चला गया मान लीजिए कहीं, तो पीछे डीजे के बगल में मुझे पकड़ कर बड़े प्रेम से जो बारात वाले थे हमको भी साथ में ले लिए। अब मुझे लगा कि मेरे सीने पर ही डीजे बज रहा है। अब हार्ट अटैक हुआ कि तब हुआ, मैं निकल कर बाहर चला गया। हमका दिमाग काम करना बंद कर दिया उस समय। हमका उसी में सब नाच रहे हैं, कैसे उस साउंड को बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए किसी कुछ हो गया उस समय तो लोग पता ही नहीं पाएंगे कि वो नाच रहे हैं कि तड़प रहे हैं उस डीजे के सामने। बड़ा खतरनाक है भाई। तो ये साउंड पोल्यूशन, हम आप जहाँ भी हैं, जैसे हॉस्टल में बच्चे हैं तो उनको चाहिए कि अपना रेडियो वगैरह भी बहुत स्लो वॉल्यूम में बजाएं, धीरे बोलें, शोर कम करें, धीरे धीरे आदत डेवलप करें। तो जो शोर के कारण हैं, कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, इंटरटेनमेंट है, इस तरह की चीज़ें हैं, इनको हम आप प्रयास करके। एक आपको घटना बताएं, मैं एमए में पढ़ता था और मेरे बगल के कमरे में एक हमारे सीनियर थे, उनकी शादी हो गई। वो टेप रिकॉर्डर बड़ा वाला पा गए शादी में, तो ले आए कमरे में रख करके उसको फुल वॉल्यूम में बजा दिया। तो बगल कमरे में हम हमारे पार्टनर 2 लोग पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार इनसे कहते थोड़ा आवाज़ कम कर देते। तो हमारे सीनियर थे, पीएचडी कर रहे थे वो। तो मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, निकले, मैंने कहा भैया ये आपका टेप रिकॉर्डर थोड़ा और तेज़ नहीं हो सकता है? मैंने मजाक में कहा। उन्होंने कहा अरे अरुण बिल्कुल फुल में बज रहा है। तो हमने कहा अरे इसको कम कर दीजिए थोड़ा सा, पूरा का पूरा विंग नहीं पड़ पा रहा है यहाँ से वहाँ तक। तो आप अपनी खुशी के लिए, अपने को अच्छा लगने के लिए किसको कितना परेशानी हो रही है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों की परीक्षा चल रही है और आप मोहल्ले में रामचरितमानस शुरू कर देते हैं पूरा फुल वॉल्यूम करके। अब पूरे मोहल्ले के बच्चे परेशान हैं कि इम्तहान कैसे दें, लेकिन आपके यहाँ तो भगवान जी हैं, कैसे कोई कहने जाए। तो आपको खुद ये सोचने की ज़रूरत है कि हमको कितना वॉल्यूम रखना है, क्योंकि ये तो सही है कि तेज़ वॉल्यूम करने से थोड़ा भगवान जी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा हर जगह है आपको, जब आप कोई काम करें तो इस पर ज़रूर ध्यान दें कि सामने वाले को परेशानी इससे कितनी हो रही है। तो शायद ध्वनि प्रदूषण को लेकर के भी हम लोग कार्यक्रम कल करेंगे, तो और सब टेक्निकल बातें और उसमें क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है। और यकीन मानिए जितना ध्वनि प्रदूषण से जीव को फ़ायदा है उतना ही नुकसान है, उतना ही नुकसान जो आपके पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सबको उतना ही नुकसान होता है। अब दुर्भाग्य है कि हम आप कह लेते हैं, वो बेचारे
कह नहीं पाते हैं। तो ये सामान्य सी बात है आज और कल के कार्यक्रम पर। इसके बाद आगे का कार्यक्रम रविंद्र जी आगे बढ़ाएंगे और हम लोग 2-3 कार्यक्रम कल करेंगे और बाकी एक जनगण मन का कार्यक्रम है जो अभी आगे होगा। धन्यवाद।